तो आज हम लाइट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मान लो ये चीज देखो कि तुम लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है या सघन से विरल मीडियम में जा रही है। तो क्या लाइट हर एंगल पे, जब जो भी एंगल हम इंसिडेंट कराते हैं ना, हर एंगल पे लाइट जो विरल मीडियम है उससे पास होगी। जैसे ये कोई मीडियम है, ऐसे मान लो ये ऐसे, और ये अभिलंब हो गया इसका, ऐसे लाइट आ रही है और ये ऐसे पास हो रही है। क्या होता है? अपवर्तन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन सा हो गया? अपवर्तन। और जब सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है तो परावर्तन। तो अब मुझे ये बताओ कि जैसे हर एंगल, जो भी एंगल इंसिडेंस कर रही हूं मैं, जो एंगल बन रहा है ना ये वाला आई, अलग अलग एंगल पे इंसिडेंस कर रही हूँ, तो हर एंगल में जब सघन मीडियम से विरल मीडियम में जाती है तो क्या हर एंगल पे जो विरल मीडियम है उसे पास होगी? अभी जैसे आई एंगल है, अब मैं एंगल बढ़ा दूं इसका और कुछ कर दूं तो ये ऐसे पास हो रही है ना, अलग अलग एंगल ले रही हूँ, एंगल चेंज करती जा रही हूँ। तो एंगल चेंज करने पर क्या हर एंगल से वो सघन मीडियम से विरल मीडियम में पास होगी? ये विरल मीडियम है और विरल मीडियम से कोई दूसरा मीडियम आ गया ना, तो विरल मीडियम से पास होगी वो हर एंगल पे? नहीं। जैसे जैसे एक पर्टिकुलर एंगल आता है ना, एक पर्टिकुलर एंगल के बाद में क्या होगा? लाइट सेम उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आज की क्लास में हम इसी के बारे में देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और इसकी क्या क्या कंडीशंस है, किन कंडीशन में हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलता है। तो पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं। टॉपिक डालो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसमें इसको शॉर्ट में TIR। तो आज का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अब जैसे परावर्तन को हमने देखा, परावर्तन क्या होता है? ये कोई सरफेस है, इस पे लाइट इंसिडेंस हुई ऐसे और ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, ये हुआ ना परावर्तन। लाइट आई, टकरा के वापस उसी मीडियम में आ गई, ये अभिलंब होता है बीच में जैसे ना। जितने एंगल पे इंसिडेंस होती है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये हो गया परावर्तन। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? एक है परावर्तन, दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब हो गया, यहाँ पे पूर्ण परावर्तन, पूरा परावर्तन मतलब कि जो लाइट आ रही है जैसे डेंस मीडियम से आ रही है ना, सघन मीडियम से आ रही है, और ये रेयर मीडियम है, कोई विरल मीडियम है उसमें जा रही है ना, डेंस मीडियम से विरल मीडियम में जा रही है, लेकिन लाइट यहाँ से जैसे इस पे टकराई और पूरी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। तो पूर्ण आंतरिक, आंतरिक का मतलब होता है सेम मीडियम में, सेम मीडियम में वापस आ गई। इसको इस तरीके से देखो, पहले परावर्तन नहीं, जैसे कोई डेंस मीडियम है, ये वाला डेंस मीडियम है, ये सघन मीडियम है ना, और ये है विरल मीडियम। सघन मीडियम क्या होते हैं? पार्टिकल्स पास पास होते हैं। विरल में क्या होते हैं? पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो जैसे किसी एंगल पे ये लाइट आ रही है ऐसे ना, ये अभिलंब हो गया, अभिलंब से आई कोण बना रही है ना। अब क्या होगा?
ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से पास आएगी या दूर हटेगी? पिछली क्लास में देखा था ना, दूर हटेगी क्योंकि इसका वेग बढ़ जाएगा। तो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये कैसे आएगी? ऐसे। अभिलंब से दूर हट गई ना, और ये हो गया इसका अपवर्तन कोण हो गया। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, ऐसे कर दिया, अब हो गया ये वाला एंगल आई है ना, बढ़ा दिया तो अभिलंब से दूर हटेगी, और तो कैसे आएगा? ऐसे आएगी। ठीक है, अब मैंने और एंगल बढ़ा दिया इसका, जो इंसिडेंस एंगल है ना, आपतन कोण, वो और बढ़ा दिया ऐसे। तो अब कैसे जाएगी? ऐसे। अभिलंब से और ज्यादा दूर हटती जाएगी, और एक एंगल ऐसा आएगा जिसपे क्या होगा, ये अभिलंब के 90 डिग्री पे हो जाएगी, मतलब जो सरफेस है उसके पैरेलल हो जाएगी। एक ये वाला इंसिडेंस एंगल हो गया इतना आई, इस पे क्या होगा, जो लाइट आई वो अभिलंब के 90 डिग्री पे हो जाएगी। जैसे जब जब मतलब ये एंगल बढ़ाते जाएंगे इंसिडेंस एंगल, अभिलंब से ये दूर हटती जाएगी, नॉर्मल से दूर हटती जाएगी, और एक एंगल ऐसा आएगा जिसपे ये अभिलंब के 90 डिग्री हो जाएगी। मतलब जो सतह है ना अपनी, जो सघन और विरल मीडियम के बीच की जो सतह है उसके पैरेलल हो जाएगी। ऐसे मानो कि जैसे ये तुम्हारा कोई मीडियम है, ऐसे ना, ये डेंस मीडियम है और नीचे वाला विरल मीडियम है ना, लाइट आ रही है ऐसे है ना, तो पहले ये पास हो रही थी, फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो ये और मतलब अभिलंब से दूर हटती गई। एक एंगल आएगा तो वो ऐसे हो गई, मतलब इसके पैरेलल हो गई, और अभिलंब ये वाला था अभिलंब, तो अभिलंब के क्या होगी, परपेंडिकुलर हो गई, 90 डिग्री का एंगल हो गया ना दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जिस एंगल पर मतलब कि जो वह आपतन कोण जिस पर जो परावर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है, वो 90 डिग्री हो जाता है, वो कहलाता है क्रांतिक एंगल, क्रांतिक क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण कौन सा हो गया? क्रिटिकल एंगल। वह एंगल, वह आपतन कोण जिस पर जो पर अपवर्तित किरण है वह अभिलंब से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, या जो सतह होती है ना उसके पैरेलल हो जाती है, तो वह कहलाता है क्रांतिक कोण। लेकिन अब ये क्रांतिक कोण आ गया, मतलब जिसमें ये वाला एंगल है ना, ये 90 डिग्री हो जाए, जिस एंगल पे जो इंसिडेंस एंगल है आई, अगर इस पे ये वाला एंगल जो रिफ्लेक्शन का होता है ना, अपवर्तन कोण, वो 90 डिग्री हो जाए, अगर 90 डिग्री हो जाता है तो ये कौन सा एंगल है? क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। अब अगर इस एंगल से मैं और एंगल बढ़ाती हूँ, अब मान लो इससे थोड़ा सा और बढ़ा दिया मैंने ऐसे, तो अब क्या होगा? अभिलंब से और ज्यादा दूर हटेगी, तो अब क्या होगा? ऐसे आ गई है, तो वापस उसी मीडियम में आ गई ना, सघन से गई और वापस सघन में आ गई, तो ये हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वापस सेम मीडियम में लौट आए। तो जब एंगल क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है तो वो वापस सेम मीडियम में लौट आती है। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए? पहली कंडीशन है कि जो तुम्हारी लाइट है वो सघन से विरल मीडियम में जानी चाहिए, सघन से विरल मीडियम में, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगर विरल से सघन में आ रही है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा उस कंडीशन में, सघन से विरल में जाएगी तभी होगा। क्यों होगा तभी? सोचो, अगर मान लो ये यहाँ विरल से सघन में जा रही है तो विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब के पास आएगी ना, अभिलंब के जैसे अब विरल से अगर सघन में जा रही तो अभिलंब के पास आती जाएगी, तो वापस उसी मीडियम में तो आने से रही। ऐसे ऐसे एंगल जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? ऐसे अभिलंब के पास आती जाएगी। मीडियम तो चेंज हो गया ना, ये सघन है ये विरल है, विरल मीडियम में रहेगी। लेकिन अगर मैं सघन से विरल में जाती हूँ तो क्या अभिलंब से दूर हट रही है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा अभिलंब से ज्यादा दूर हटती जाएगी, और ये एक एंगल पे क्या होगा? ये इसके 90 डिग्री हो जाएगी, और जैसे एंगल उससे ज्यादा होगा वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
तो पहली कंडीशन है कि लाइट सघन से विरल मीडियम में जानी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है जो एंगल है जो आपतन कोण होता है इंसिडेंस एंगल, वो क्रांतिक एंगल से ज्यादा होना चाहिए, आई ग्रेटर देन आई सी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब जैसे अगर एंगल जो है आई लेस देन आई सी है, आई सी मतलब क्रांतिक कोण, अगर क्रिटिकल एंगल, अगर जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से कम है तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा नहीं ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या हो गया, अपवर्तन हो गया ना, अपवर्तन होगा। अब I इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, ये आई सी के इक्वल है क्रांतिक कोण के, तब भी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, नहीं होगा। अब I ग्रेटर देन आई सी है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, हाँ, इस कंडीशन में TIR होगा। इसको इस तरीके से देखो, अब जैसे ये सघन मीडियम मान लो तुम, ये विरल मीडियम है, पहले लाइट आई ऐसे, ये एंगल था कितना 50 डिग्री मान लो, 50 डिग्री, तो अभिलंब से दूर हटेगी जब विरल मीडियम में जाएगी, तो ये आ गया ऐसे ऐसे। अब मैंने एंगल चेंज कर दिया, 60 डिग्री ले लिया, अब पूरा एंगल 60 डिग्री हो गया है, तो अभिलंब से और दूर हटेगी तो क्या आएगा ऐसे। अब मान लो 70 डिग्री आ गया तो क्या होगा, 70 डिग्री पे अभिलंब से और दूर हटेगी, 70 डिग्री पे ऐसे हो गया, ये इस लाइन के पैरेलल आ गए, जो अपना सरफेस था उसके पैरेलल आ गई। तो यहाँ पे जो आई है 70 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो आपतन कोण है 70 डिग्री, ये क्या होगा क्रांतिक कोण, क्योंकि क्रांतिक कोण क्या है, जिस एंगल पर जो लाइट है परावर्तित किरण की लाइट, जो लाइट है वो 90 डिग्री का एंगल बना ले अभिलंब से 90 डिग्री, तो इस पे क्या हो रहा है, ये अभिलंब है और इसके यहाँ पे आ रही है ना अपवर्तित किरण, तो एंगल क्या होता है दोनों के बीच का, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का एंगल, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो जो आपतन कोण, वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तित किरण अभिलंब से 90 डिग्री एंगल बना ले, तो वो हो गया क्रांतिक कोण या फिर क्रिटिकल एंगल। तो अभी क्या अपने पास आ गया 70 डिग्री, मतलब आई सी हो गया 70 डिग्री। अब मैं ले रही हूं आई इक्वल टू 80 डिग्री ले लिया मैंने, और बढ़ा दिया ना, अब जैसे 80 डिग्री पे इंसिडेंस करा रही हूँ उसको 80 डिग्री, अब अभिलंब से और ज्यादा दूर हटेगी तो क्या होगा, ऐसे जाएगी, वापस इसी मीडियम में आ गई ना, डेंस मीडियम में, तो ये हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें जो भी लाइट हमने इंसिडेंस कराई वो सारी की सारी वापस रिफ्लेक्ट होके आ गई उसी मीडियम में। लेकिन अपना जो परावर्तन होता है, जैसे परावर्तन में भी क्या होता है, तो पहले इसकी कंडीशन देख लो कि दो कंडीशन हो गई, एक तो सघन से विरल में जानी चाहिए, दूसरी है जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अभी लिखा दूंगी, थोड़ा सा पहले समझ लो। अब जैसे अब परावर्तन में क्या होता है, परावर्तन में भी तो यही होता है ना कि जब लाइट हमने इंसिडेंस कराई वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके आ जाती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर, तो उसके लिए जो परावर्तन होता है अपना, और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, इसके लिए मतलब कोई कंडीशन नहीं है ऐसी कि सघन से विरल में जानी चाहिए, विरल से सघन में, मीडियम कोई सा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है, सघन से विरल में जानी चाहिए। दूसरा, जैसे ये सरफेस से रिफ्लेक्ट होके चली गई, अब इसमें क्या होता है, जब परावर्तन होता है ना, जैसे ये लाइट आ रही है तुम्हारी ऐसे और ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई है ना, ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई। अब इसमें क्या होता है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होके गई वो रिफ्लेक्टेड रे हो गई ना, लेकिन रिफ्लेक्शन के साथ साथ में कुछ इसको पास भी करती है, अपवर्तित भी होती है, कुछ अपवर्तन भी होता है। तो जो परावर्तन होता है उसमें परावर्तन के साथ साथ अपवर्तन भी होता है। जैसे
मान लो कि 100 पूरा 100 है ना, सॉरी 100 है, तो उसमें से क्या होगा 90 तो हो गया तुम्हारा डिग्री, नहीं सॉरी 90 तो हो गया तुम्हारा परावर्तन, और 10% है ना वो हो जाएगा अपवर्तन। ये लाइट आ रही है ना, और इससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट ऐसे चलेगी, लेकिन कुछ लाइट क्या है इसको पास कर जाती है। तो ऐसे नहीं कि जितनी लाइट है वो पूरी मतलब कि रिफ्लेक्ट होकर चलेगी परावर्तन में, कुछ लाइट पास करती है उसमें से। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जितनी लाइट हमने डाली वो सारी की सारी वापस रिफ्लेक्ट होगी उसी मीडियम में, कुछ भी लाइट इसमें से पास नहीं होगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, और डिफरेंस भी देख सकते हो ऐसे। और एक है इसका, पहले इतना लिख लो बाद में मतलब कि और कराती हूँ इसका। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेडिंग डालो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिख लो, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल या आपतन कोण जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो एक पर्टिकुलर आपतन कोण के बाद में एंगल बढ़ाने पर प्रकाश की किरण का उसी माध्यम में एक पर्टिकुलर एंगल एक निश्चित एंगल के बाद में एक निश्चित, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो एक निश्चित एंगल ऑफ इंसिडेंस या अनिश्चित आपतन कोण के बाद में प्रकाश की किरण का उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है। एक निश्चित आपतन कोण के बाद में जो आपतित किरण है उसका उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है, इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तित हो जाती है। तो ये उतार लो ऐसे, इस तरीके से डायग्राम बना लो ऐसे। दो अभी समझाया था ना मैंने, एक है सघन माध्यम, दूसरा है विरल माध्यम। ये अभिलंब, लाइट ऐसे इंसिडेंस हुई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये क्या हो गया आपतन कोण, और ये क्या हो गया परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण सॉरी। अब जैसे एंगल और बढ़ाया हमने तो ऐसे जाएगी ये, फिर और एंगल और बढ़ाया तो ये क्या होगा ऐसे इसके पैरेलल हो जाएगी सरफेस के। तो जिस एंगल पर वो सरफेस के पैरेलल हो जाती है, विलंब से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो क्रांतिक कोण कहलाता है। वह आपतन, ये बना के लिख लो, वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तित किरण अब विलंब से 90 डिग्री का कोण बनाती है, अब विलंब से 90 डिग्री का कोण बनाती है, वह क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। IC से रिप्रेजेंट करते हैं इसे।
लिख लिया। अब ये वाला डायग्राम बना लिया, समझ आ गया ना इसमें क्या हो रहा है। अब दूसरा डायग्राम ऐसे ही बना लो, या इसी में कहीं बना लो या दूसरा बना लो। अब जब एंगल आईसी से ज्यादा होता है ना, ये वाला एंगल ऐसे, तो ये क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये एंगल हो गया आई ग्रेटर देन आई सी, तो वापस ये इसी में आ जाएगी। ये हो गया सघन मीडियम, ये हो गया विरल रेयर मीडियम। दूसरा वाला ऐसे बना लो, आई सी मतलब आई सी समझ आ गया ना तुम्हें, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अभी जो हमने देखा ना, वह आपतन कोण जिस पर है, जो अपवर्तित किरण है वह विलंब से 90 डिग्री का कोण बना ले। अब अगर हम आपतन कोण बढ़ाएंगे, आईसी से ज्यादा रख दिया, तो क्या होगा, उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। या तो इसी के साथ बना सकते हो या फिर अलग से बना लो, अलग से बना लो ज्यादा सही रहेगा, या इसी में भी बना सकते, इसी में भी बना लो और साथ में एक अलग से भी लिख लो कि तुम्हें पता चल जाए। इसमें बनाओगे तो क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी ना इस वाले एंगल पे। और इसको अलग से भी लिख लो कि जब आई ग्रेटर देन आई सी हो, तब क्या होगा, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। गर्मी लग रही है ना, चला लेते हैं इसे आवाज। लिख लिया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी। समझ आ गया? हटा दो इसको। अब मुझे ये बताओ, जैसे एक मीडियम है हीरा, दूसरा है कांच, इनमें से कौन सा सघन मीडियम है, कौन सा विरल मीडियम है? बताओ। कांच सघन, हीरा विरल। पिछली क्लास में लिखाया था ना अपवर्तनांक इनके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखाया था ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो क्या होगा, डेंस मीडियम होगा, सघन मीडियम होगा। तो हीरा का कितना होता है, 2.2 है ना, और कांच का कितना होता है, 1.5। इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5। इसका कितना होता है, 2, 2.43। 2.42। तो किसका ज्यादा है, हीरे का। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो क्या होगा, सघन मीडियम। तो अगर ऐसा है हीरा और कांच, तो इनमें कौन सा है, सघन, और ये है विरल। अब ये वाले लिख लो, जैसे कंपेयर करने के लिए आ गए तुम्हारे पास। मतलब जब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देगा ना, तो अगर इसमें क्या होगा, तभी होगा जब ये हीरे से कांच में जाएगी, तब क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि सघन मीडियम से विरल मीडियम में जानी चाहिए। तो एक साइड लिख लो सघन, दूसरा है विरल, कंपेयर करने के लिए। तो हीरा क्या है, सघन, और कांच क्या है, विरल। मतलब इन दोनों का कंपेयर करके देख रहे हैं, ऐसे नहीं कि किसी और से कंपेयर कर रहे हो। तुम एयर को सोचोगे, एयर के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कांच सघन, और एयर क्या होगी, विरल। दोनों को कंपेयर करके देखो। अब अगर कांच और पानी का लें, तो कांच क्या होगा, सघन, पानी क्या होगा, विरल। और अगर पानी, दूसरा हवा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, पानी क्या होगा, सघन, और हवा क्या होगा, विरल मीडियम। और अगर शहद आ जाए यहाँ पे,
दूसरी तरफ पानी, तो शहद क्या होगा? सघन मीडियम, और पानी क्या होगा? विरल मीडियम। तो ऐसे कंपेयर करके देखने, दोनों को कंपेरेटिव देखना है। समझ नहीं आ रहा? अच्छा, कंपेयर कर लो थोड़ा इसको फिर। तो अब समझ आ गया ना कि अगर जैसे एग्जाम में तुमसे पूछ ले ना कि अगर मतलब कि जो लाइट है वो कांच से हीरे में जा रही है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? बताओ। जब लाइट कांच से हीरे में प्रवेश कर रही है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि क्या कंडीशन है अपनी? सघन से विरल में जानी चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? विरल से सघन में आ रही है। दोनों को कंपेयर करके देखना है कि कौन सा डेंस मीडियम है, कौन सा विरल मीडियम है, रेयर मीडियम है। तो ऐसे ये याद रखना कि दोनों को कंपेयर करके देख लेना। तो अब एग्जाम में किस तरीके से पूछते हैं? एक क्वेश्चन लिखो। सघन से विरल माध्यम, सघन से विरल माध्यम सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश के किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होता है। क्या? जब सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, I=IC, तब अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन है। पहला है 0 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री और चौथा है 80 डिग्री, 180 डिग्री। तो कौन सा आएगा? 90 डिग्री। सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण का मान होता है 90 डिग्री। क्रांतिक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है ना, मतलब क्रांतिक कोण 90 डिग्री। जब अभी अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होगा तभी क्रांतिक कोण आएगा ना, तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। अब एक और करो, ये उतार लिया। एक प्रकाश की किरण के माध्यम X से दूसरे माध्यम Y, X से
दूसरे माध्यम y में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता तो प्रकाश के आपतित किरण और माध्यम y की सतह के मध्य बनने वाला कोण होगा। क्या पूछा है? एक प्रकाश की किरण के माध्यम x से माध्यम y में गुजरने पर प्रकाश का अपवर्तन, अगर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है तो प्रकाश की आपतित किरण व माध्यम y की सतह के मध्य बनने वाला कोण कितना होगा। इसमें 4 ऑप्शन है। पहले 120 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 450 डिग्री और चौथा है 0 डिग्री। बताओ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, एक माध्यम x से दूसरा है y, तो क्या हो रहा है, माध्यम x से दूसरे माध्यम y में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, अपवर्तन क्या होगा, इसमें जाएगी, अपवर्तन नहीं होता है तो प्रकाश की आपतित किरण, ये हो गई आपतित किरण, ऐसे आ रही है मान लो, आपतित किरण और माध्यम y की सतह, माध्यम ये y की सतह के मध्य बनने वाला कोण ऐसे होती है, तो कितना आएगा, नाइन्टी डिग्री है दूसरा, प्रकाश y से गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है तो प्रकाश के आपतित किरण व माध्यम y सतह के मध्य बनने वाला कोण, अपवर्तन नहीं हो रहा, आपतित किरण तो है ना, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तन नहीं हो रहा, मतलब इस मीडियम में नहीं जा रही तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका। अब ये ऐसे जा रही है, इस मीडियम में जा रही है, तो इसने क्या पूछा है, प्रकाश की आपतित किरण ये वाली हो गई और माध्यम y, माध्यम ये हो गया y, ये y की सतह ये वाली हो गई, के मध्य बनने वाला कौन होगा। अच्छा, ये ऐसे है, इसमें जो ये किरण है ना, ये जो रिफ्लेक्टेड हुई किरण, उसका और जो ये ना सतह वही, उसके बीच का एंगल पूछा है तो क्या होगा, 0 डिग्री। इसने क्या पूछा है, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, ये ऐसे इंसिडेंस हुई और जब ये रिफ्लेक्ट नहीं हो, मतलब कि इसका रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, अपवर्तन नहीं हो रहा, तो क्या होगा, ये परावर्तित हो रही है वापस, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ऐसे। तो ये वाला एंगल पूछा है, मतलब इसकी सतह के बीच का, ये y होगी इसकी सतह के बीच, ऐसे हो रहा है ये ऐसे। ये तुम्हारी जो इंसिडेंस एंगल है ना, सॉरी रिफ्लेक्टेड किरण, जो तुम्हारी ऐसे किरण आ रही है और वो क्या है, इस मीडियम में नहीं जा रही और ऐसे हो रही है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है अभिलंब से। तो इसने क्या पूछा है, जो आपतित किरण इसी को माना है, जो रिफ्लेक्ट हुई ना ऐसे 90 डिग्री पे गई, ये वाली जो किरण, इसको आपतित किरण बता रहा है, ये वही किरण है ना आपतित किरण ही, तो ये वाली और जो ये सतह है y की सतह, इसके बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच में दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो ये 0 डिग्री होगा इसका आंसर। आपतित, ये कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा अलग से दिया है कि आपतित किरण ये वाली किरण है ऐसे जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है ना, ऐसे 90 डिग्री का कोण बना रही है इससे अभिलंब से,
तो ये वाली किरण और ये मतलब ये सतह हो गई वाई मीडियम की, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। तो ये आंसर होगा इसका 0 डिग्री। उतार समझ आ गया? उतार लिया। अब जो क्रांति कोण होता है और अपवर्तनांक दोनों में क्या रिलेशन है? क्रांति कोण आईसी और अपवर्तनांक क्या है? म्यू। इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो दोनों में क्या रिलेशन है? आईसी प्रोपोर्शनल क्या होगा? म्यू के प्रोपोर्शनल होगा। या ऐसे जो साइन आईसी है, आईसी इक्वल टू 1/म्यू होगा। ये रिलेशन लिख लो। आईसी क्या है? क्रांति कोण, और म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक है ना। तो जिस मीडियम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसके लिए क्या होगा? क्रांति कोण कम होगा। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, बटे में है। तो जो बटे में चीज होती है तो क्या होता है? उल्टा। अगर नीचे वाली जो बटे के नीचे वाली चीज है वो बढ़ती है तो ये क्या है? घटती है। अगर ये घट रही है तो ये बढ़ रही है। अगर अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो क्रांति कोण क्या होगा? घटेगा। अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा। तो अगर जैसे डेंस मीडियम है उसका अपवर्तनांक क्या होता है? ज्यादा होता है। अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो जो क्रांति कोण है वो कम होगा। कम एंगल पे ही मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल जाएगा हमें। मानो एक आईसी है अपने पास 80 डिग्री पे आ रहा है ना, एक आईसी आ रहा है अपने पास 50 डिग्री पे। एक क्रांति कोण 50 है, एक 80 है। तो अगर इस वाले के लिए देखूं तो क्या होगा? आईसी से मैं अगर थोड़ा सा बढ़ा दी 50 डिग्री से, थोड़ा सा अगर एंगल चेंज करती हूँ ना तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 80 डिग्री से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंस कराना पड़ेगा, तब जाके उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर इसके लिए क्या आईसी इसके लिए 50 है, इसके लिए 80 है, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और इसका क्या होगा? कम होगा। क्योंकि अगर आईसी कम है तो ये ज्यादा है, आईसी ज्यादा है तो ये कम है। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उतनी जल्दी होगा, उतनी फास्ट होगा, क्योंकि कम एंगल पे हो जाएगा वो। अगर हीरे को देखे ना, हीरे और अगर कांच का देखे, दोनों का कंपेयर करें तो हीरा क्या है? ज्यादा डेंस है, उससे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा है कांच की तुलना में। तो हीरे में क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जल्दी होगा, जल्दी मिलेगा हमें, क्योंकि कम ही एंगल पे हो जाएगा उसमें। और कांच में क्या होगा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा एंगल पे होगा। तो ये रिलेशन नोट कर लो। साइन आईसी इक्वल टू क्या होता है? 1/म्यू। म्यू है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब ये तो अगर आईसी जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 डिग्री है तो म्यू कितना आएगा? जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कितना आएगा? साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। ये वाली लिख लो, याद है निकली। साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। 45 का होता है 1/√2 और इसका कितना? साइन 60 का होता है √3/2 और 90 का कितना होता है? 1। और साइन 0 का मान कितना होता है? 0। ये वाली टेबल उतार लूं, ये याद रखना ये मान।
ये साइन 30 का 45 का मान है 1/√2 और साइन 60 का मान है √3/2। हाँ हाँ इसका साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान है 1। तो अब इसका बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा। तो अब म्यू निकालना है तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/sin IC। IC का मान कितना है 45 डिग्री। ओ 45 डिग्री में कितना आता है 1/√2। तो ये आ जाएगा 1/√2। तो √2 क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा √2। √2 का मान कितना होता है 1.414। समझ आए। अगर अब रिफ्रैक्ट जो क्रिटिकल एंगल है उसका मान अगर 30 डिग्री हो, यहाँ पे 45 की जगह अगर 30 डिग्री हो तो कितना आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/2 2 आएगा। 1/sin 30 हो जाएगा ना, sin 30 का मान कितना होता है 1/2। तो 1/2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 2। तो एग्जाम में कर दोगे ना इससे रिलेटेड, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। अब एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लिखो। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्रांति कोण, हाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बढ़ता है, दूसरा है घटता है, तीसरा है सेम रहता है, चौथा है कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कौन सा आएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्रांति कोण का क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, बताओ। क्या होगा, कैसे बढ़ेगा, रीजन बताओ क्यों बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने में क्रांति कोण बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। लेकिन क्यों बढ़ेगा, पिछली क्लास में पढ़ाया था ना, रिफ्रैक्टिव क्रांति कोण ये होता है साइन IC इक्वल टू क्या होता है 1/μ। ये रिलेशन है ना, क्रांति कोण का म्यू से रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताया था ना टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, इसलिए टाइम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घटेगा, घटेगा ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है C/V, वेलोसिटी होती है ना। तो अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है उनकी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घटेगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है यहाँ पे तो IC क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्रांति कोण क्या होगा, बढ़ेगा। ये ऐसे भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या है, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। टेम्परेचर जिससे दोगे ना किसी चीज को तो पार्टिकल क्या हो गए, इंटरनल एनर्जी मिलेगी उनको, क्योंकि जो एनर्जी किसका फंक्शन होती है, KT टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो E = KT मान लो ना, तो T टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है ना। जैसे तुमने किसी चीज को एनर्जी दी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो एनर्जी मिलेगी ना,
एनर्जी लेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो क्या होगा, विरल मीडियम बनेगा। मतलब जो पहले पार्टिकल ऐसे थे एकदम पास पास, ऐसे डेंस मीडियम था। अब तुमने इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गई। एनर्जी मिलने से क्या हो गया, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए ऐसे। तो इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, विरल। पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, विरल। विरल मीडियम में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है ना, नहीं कम होता है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्या होगा, आईसी बढ़ेगा। एक ही बात होगी ना, वो वाली बात होगी। वे आईसी दूर दूर हो गए तो वेग बढ़ गया, वेग बढ़ गया तो म्यू कम हो गया, म्यू कम हुआ तो आईसी बढ़ गया। तो याद रहेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, क्रिटिकल एंगल बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्रिटिकल एंगल क्यों बढ़ता है, अभी तो समझाया। तो ये रिलेशन याद रखना, और रटने से ज्यादा समझने से चीजें क्लियर होगी। अगर रटोगे ना तो उसी दिन भूल जाओगे वापस, अगर चीजों को समझ के पढ़ोगे ना तो हमेशा याद रहेगी वो चीज। तो अपवर्तनांक क्यों, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, एनर्जी मिलेगी पार्टिकल्स को। जैसे अगर तुम्हें एनर्जी में, तुम यहाँ पे बैठे हुए एक जगह, अब जैसे तुम्हें खाना मिलेगा तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी, पढ़ना स्टार्ट करोगे, कुछ काम करना स्टार्ट करोगे, दूर दूर भागोगे ना। तो क्या उसके कंपैरिजन में क्या हो गया, डेंस से विरल में आ गया, स्पेस मिल गया ना ज्यादा, तो उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है जो पार्टिकल्स है। एनर्जी दोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा उसका, कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो आईसी बढ़ेगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो यहाँ से एग्जाम में बन सकता है। तो ये घटाने का भी दे सकता है, टेम्परेचर घटाने पे क्या रिलेशन होगा, बढ़ाने पे क्या रिलेशन होगा, टेम्परेचर सेम रखने पे क्या होगा, कैसे भी पूछ सकता है। लेकिन तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके पीछे का रीजन पता होगा तो तुम कर लोगे उसको। तो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो बना लोगे ना एग्जाम में, गलत नहीं होगा, एक भी गलत नहीं होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे, तुम्हें इसी टाइप के क्वेश्चन देंगे, ये वैल्यू चेंज कर देंगे और इसी टाइप के बनाएंगे उनमें से जो हमने देख लिए। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल लिख लो, जो मतलब एग्जाम, जैसे एग्जाम में कुछ एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं। तो पूर्णांतिक परावर्तन के एग्जाम्पल लिख लो, हीरे का चमकना, पहला हीरे का चमकना, जो डायमंड शाइन करता है ना वो किसकी वजह से करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरे में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से वो चमकता हुआ दिखाई देता है हमें। और दूसरा है गर्मियों में रोड पर पानी का दिखना, गर्मियों में रोड पर पानी का दिखना, देखा होगा ना, जब चलते हैं तो रोड पे क्या पानी से दिखाई देता है, लेकिन जैसे पास जाते तो गायब हो जाता है। पानी, गर्मियों में रोड पर पानी का दिखाई देना, ये तो सबने देखा होगा ना, जब दूर से देखते हैं तो हमें पानी जैसा दिखता है और जैसे ही पास जाते हैं गायब हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्णांतिक परावर्तन। उसमें क्या होता है, जैसे ये अपने, ये धरती है, यहाँ पे पड़ती है ना धरती, अब जैसे यहाँ की जो वाई है, जो सड़क है ना, रोड है, रोड के ऊपर की जो वायु होती है ना, एयर होती है, वो क्या होते है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। और इसके जैसे इतनी यहाँ तक मान लो ये वायु है तुम्हारी, ये गर्म हो गई, और इसके ऊपर की लेयर क्या होगी, ठंडी, ये गर्म है और ये क्या है, ठंडी, ऊपर की ठंडी है ऐसे ना। अब क्योंकि गर्म क्यों होगी, जैसे रोड है, रोड पे क्यों दिखाई देता है, वैसे तो हमें पानी सा, जैसे मिट्टी में तो नहीं दिखाई देता, यहाँ पे हमें रोड पे पानी दिखाई देता है ना पहले तो, मतलब यहाँ मिट्टी में तो नहीं दिखाई देता ऐसे,
रोड पे क्यों दिखाई देता है? क्योंकि रोड क्या होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो जो ब्लैक कलर होता है ना, वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। पूरी लाइट जितनी भी आती है सनलाइट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसकी वजह से उसमें हीट ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होगी। जितनी सनलाइट आ रही है सारी एब्जॉर्ब कर लेगा। जो ब्लैक कलर होता है वो सारी लाइट को अवशोषित कर लेता है। तो जितनी लाइट अवशोषित करेगा उसमें क्या होगा, हीट उतनी ज्यादा होगी, गर्मी होगी ना। तो इसकी वजह से यहाँ की जो रोड के आसपास की जो वायु होती है ना, वो गर्म हो जाती है, एक गर्म वायु की लेयर बन जाती है। जैसे ये तुम्हारी रोड है, इसके ऊपर यहाँ तक की जो वायु है ना, वो गर्म हो गई, और उसके ऊपर की वायु क्या होगी, ठंडी होगी, इसके कंपैरिजन में ठंडी होगी। तो ये वाली ठंडी है, तो ये क्या होगी, डेंस। अगर मीडियम हो गया, ठंडा है तो। और अगर कोई गर्म है तो गर्म का मतलब उसके कंपैरिजन में विरल हो गया, पार्टिकल्स दूर दूर है इसमें, तो ये हो गया विरल मीडियम। अब जैसे जो लाइट आ रही है ना, ऐसे ऐसे लाइट आ रही है, तो जब ये सघन मीडियम से विरल मीडियम में जाएगी ना, तो जो एंगल है इसका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे इंसिडेंस होती है, तो ये क्या होगी, डेंस मीडियम में वापस चली जाएगी। ऐसे विरल मीडियम में जाएगी नहीं, रोड के ऊपर तो पहुंच ही नहीं रही ना, क्या विलंब हो गया तुम्हारा, ऐसे है ना। अब जो लाइट आई वो इस तरीके से इंसिडेंस होती है, सनलाइट यहाँ पे, तो सनलाइट है, लाइट आ रही है, वो क्या हो गया, डेंस मीडियम है। डेंस से जब विरल में जाएगी तो उसका जो क्या वो बोलते हैं, जो रिफ्लेक्शन होगा इस तरीके से होगा कि पूरी लाइट वापस डेंस मीडियम में चली जाएगी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे इंसिडेंस होगी ये, तो क्या होगा, वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, नीचे तक पहुंचेगी नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें, अब यहाँ पे हमको देख रहे हैं, यहाँ पे कोई है, कोई आदमी है यहाँ पे, अपनी आंख है मन। तो क्या हुआ, जैसे जो लाइट आ रही है, तो जो आसमान है, आसमान का रिफ्लेक्शन दिखेगा ना हमें, ऐसे लाइट आ रही है तुम्हारा, ये वाले इसके नीचे, यहाँ की जिसके नीचे की वायु क्या है, मतलब गर्म है, और इसके ऊपर की वायु ठंडी है। तो ठंडी मतलब कि डेंस मीडियम हो गया, नीचे का रेयर मीडियम हो गया। तो अब जैसे लाइट आई यहाँ पे, सूर्य से आ रही है ना, आसमान से लाइट आ रही है, और रिफ्लेक्ट होके वो ऐसे ही चली गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया उसका। अब यहाँ पे तुम खड़े हो, जो तुम्हारी आंख है यहाँ पे, तो क्या होगा, तुम्हें आसमान का रिफ्लेक्शन दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि जमीन से तो कुछ आ ही नहीं रहा ना, हमें आसमान से जो लाइट आ रही है उसी का रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो जो आसमान का रिफ्लेक्शन दिखता है ना, वो पानी जैसा दिखता है हमें, इसलिए सड़क पे हमें गर्मियों में पानी जैसा दिखाई देता है। समझ नहीं आया, अभी भी क्लियर नहीं हुआ? जैसे तुम अभी यहाँ पे खड़े हो, जब यहाँ पे रोड है ना, जो लाइट आ रही है, ऐसे लाइट ऐसी आई, वो इस एंगल पे इंसिडेंस हो रही है, और उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, जो क्रांति एंगल है ना उससे ज्यादा पे इंसिडेंस हो रही है, ऐसे इंसिडेंस होके हमारी आंख तक जा रही है। तो क्या होगा, जो अपनी जो रोड है यहाँ पे, ये रोड है तुम्हारी, ये गर्म होगी, ये इसकी जो एयर है यहाँ पे गर्म एयर है, तो ये यहाँ से इसका परावर्तन हो गया वापस ठंडी एयर से, यहाँ तो रोड तक तो पहुंची नहीं ना। अगर रोड से हमारी आंख में जाती तो क्या होगा, हमें रोड ही दिखाई देती, लेकिन क्या हो रहा है, लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से वापस चली गई, तो जो आसमान है वही दिखाई देता है हमें। यहाँ पे रोड पे आसमान का रिफ्लेक्शन दिखता है हमें। अब भी क्लियर नहीं हो रहा है क्या? लाइट मतलब कि इसको टच ही नहीं कर रही, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये होता है ना, लाइट उस मीडियम से वापस उसी मीडियम में चली गई। ये गर्म मीडियम है, ये ठंडा हो गया, ठंडा ज्यादा डेंस हो गया, तो लाइट जो इंसिडेंस हो रही है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे इंसिडेंस होती है, और वापस उसी मीडियम में चली जाती है। तो यहाँ आसमान का रिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है ना, वो देख रहा है, तो उसको क्या दिखेगा, आसमान का रिफ्लेक्शन दिखेगा ना। यहाँ पे लाइट ऐसे ऐसे जा रही है, तो आसमान का रिफ्लेक्शन दिखेगा उसको, क्योंकि सड़क से तो टच ही नहीं हुई ना लाइट। अगर ये यहाँ से ना होकर ऐसे जाती ना, तो क्या होगा, उसको नहीं दिखता आसमान का रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट यहाँ से सड़क दिखती है उसको, इसलिए हमें गर्मियों में सड़क में पानी जैसा दिखाई देता है। आसमान का रिफ्लेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीसरा है चटके हुए कांच का चमकना। चटके हुए कांच का चमकना, चटका हुआ जो कांच होता है ना, जिसमें दरार पड़ जाती है, चटका मतलब जिसमें दरार पड़ जाती है,
चटके हुए कांच का चमकना। चौथा हो गया परख नली का चमकना। और पांचवा हो गया मर्ग मरीचिका, मिराज या मर्ग तैसना। मर्ग मरीचिका क्या हो गया, बताओ? मिराज, रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है ना दूर से देखने पे, तो वो क्या होता है, आसमान का रिफ्लेक्शन होता है। जो मतलब कि जो मिट्टी होती है उसके पास की एयर क्या होती है, गर्म होती है, और उसके ऊपर की एयर क्या होती है, ठंडी होती है। तो लाइट आएगी तो क्या होगा, मतलब जो ठंडी एयर होगी ना उसी से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, तो हमें वहां पे आसमान का रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो जिसकी वजह से दूर से देखने पे क्या होता है, पानी जैसा दिखाई देता है। एक हो गया प्रकाश तंतु का चमकना, जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं ना, ऑप्टिकल फाइबर का चमकना। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर है, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होंगे, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होंगे, क्योंकि उसका क्रांतिक एंगल क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हर थोड़ी देर में वहाँ पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो प्रकाश तंतु होते हैं ना ऑप्टिकल फाइबर, वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। और इसकी खोज किसने करी थी, नरेंद्र कृपलानी ने। एक है मेकअप के बाद में चेहरा चमकना, तो मेकअप के बाद में चेहरा किसकी वजह से चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप कभी मेकअप कराओ तो याद रखना चेहरा किसकी वजह से चमकेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर लाइट नहीं होगी तो तुम कितना ही मेकअप थोप लेना चेहरे पे, पूरा मेकअप का पाउडर जो भी है ना सारा लगा लेना, तुम्हारा चेहरा नहीं चमकेगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। तो अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कंप्लीट हो गया है। आप थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे स्कैटरिंग। अगर इसमें किसी को डाउट है तो बता दूं। नहीं तो बैठे रहो अभी, मतलब 10 मिनट और बचे, 10 मिनट में ये हो जाएगा स्कैटरिंग वाला, उसके बाद में ब्रेक कर लेना। तो ये वाला मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। स्कैटरिंग और देख लो अभी। परकीड़न का नाम सुने, परकीड़न। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, परकीड़न। देखो ये वाला टॉपिक और कर लो, परकीड़न। तो स्कैटरिंग क्या होती है, जब लाइट किसी पार्टिकल पर गिरती है ना, पार्टिकल पर गिर के चारों तरफ बिखर जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, स्कैटरिंग। जैसे कोई पार्टिकल है, ये कोई कण है यहाँ पे, जैसे ऐसे कण, अब लाइट इन पे गिरती है और गिर के क्या होता है, ऐसे चारों तरफ बिखर जाए, और डायरेक्शन में बिखर जाए तो क्या होगा, स्कैटरिंग। और अगर ऐसे हो, लाइट किसी ऐसे गिर के ऐसे चली गई तो क्या होगा, परावर्तन हो गया। और अगर लाइट यहाँ पे किसी पार्टिकल पे गिरी और उसका चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में हो जाए, बिखर जाए, तो क्या होगा, परकीड़न, स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग क्या हो गया, जब लाइट किसी पार्टिकल पे इंसिडेंस होती है, इंसिडेंस होकर के चारों तरफ बिखर जाती है, तो क्या कहलाता है, परकीड़न, स्कैटरिंग कहलाता है। तो लिख लो स्कैटरिंग क्या होता है, जब लाइट किसी पार्टिकल पर, स्कैटरिंग। परकीड़न क्या होता है, इसके वो लिख लो डेफिनेशन। जब लाइट किसी पार्टिकल पर पड़कर चारों तरफ बिखर जाती है तो उसे परकीड़न कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। जब लाइट किसी पार्टिकल पर गिरकर चारों तरफ बिखर जाती है तो उसे परकीड़न कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछते हैं, एग्जाम्पल पूछेंगे इसके। तो पहले है टिंडल प्रभाव, इसके एग्जाम्पल है टिंडल प्रभाव।
पहला एग्जाम्पल है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग की वजह से। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है? स्कैटरिंग का एग्जाम्पल है टिंडल प्रभाव। अगर एग्जाम में पूछे कि टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है, तो स्कैटरिंग की वजह से। अभी टिंडल प्रभाव होता क्या है? तो जैसे तुमने बहुत बार देखा होगा ना, बंद रूम होता है अपना। अब जैसे किसी कोई भी मान लो कि ये खिड़की है ना, या जाली है, वहां से लाइट आती है ना, तो लाइट का हमें पाथ दिखाई देता है, दिखती है ना, जैसे ऐसे लाइट आ रही है तो ऐसे पाथ दिखाई देता है उसका, तो क्या कह लेते हैं? टिंडल प्रभाव। पाथ क्यों दिखता है हमें लाइट का? उसका उसमें छोटे छोटे धूल के कण भी दिखते हैं ना, जब लाइट आ रही है तो बहुत सारे धूल के कण दिखते हैं। तो क्या होता है, लाइट ही जब जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे टकरा कर चारों तरफ फैल जाती है, तो उसकी वजह से हमें लाइट का पाथ दिखता है। तो वो क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। समझ आया टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो लाइट का पाथ दिखता है ना हमें, किसी भी मतलब कि खिड़की या किसी भी मतलब चीज से लाइट आती है और उसका पाथ दिखे, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखे, तो हो गया टिंडल प्रभाव। दूसरा लिख लो, कॉम्पटन प्रभाव। दूसरा है कॉम्पटन प्रभाव। अब कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है? ज्यादा डीप में नहीं जाना तुम्हें, क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है, ज्यादा डीप में नहीं जाना, लेकिन ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। जब लाइट किसी स्कैटरिंग मीडियम पे गिरती है ना ऐसे, तो हमें दो तरह की वेवलेंथ मिलती है। जैसे मान लो कि ये लैम्डा इक्वल टू 320 है नैनोमीटर। 320 नैनोमीटर की लाइट किसी स्कैटरिंग मीडियम पे इंसिडेंट हुई, स्कैटरिंग जो सरफेस है ना वहां पे इंसिडेंस हुई। अभी जो रिफ्लेक्टेड होगी ना, तो हमें दो तरह की मिलेगी। एक तो मिलेगी लैम्डा इक्वल टू 320 और दूसरी होगी इससे ज्यादा लैम्डा की, मतलब 360 मान लो। तो जितनी हमने इंसिडेंस कराई उससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट मिलना क्या कहलाता है? कॉम्पटन प्रभाव। इसका क्या कारण है? ज्यादा वेवलेंथ की लाइट क्यों मिल रही है? जैसे हमने प्रकाश डाला 320 वेवलेंथ, जो वेवलेंथ क्या होती है? तरंग दे रही है ना, 320 तरंग दे रहे की लाइट डाली और स्कैटर्ड होके हमें कौन सी मिल रही है? एक तो 320 की मिल रही है, साथ में हमें 360 की भी मिल रही है, उससे ज्यादा वेवलेंथ थी। तो क्या हो गया? कॉम्पटन प्रभाव। वेवलेंथ का क्या होता है? हमने पहले देखा था ना, एनर्जी के साथ कैसे रिलेशन होता है? E इक्वल टू क्या होता है? E इक्वल टू क्या होता है? लिखाया था ना पिछली बार एनर्जी का फॉर्मूला, पिछली क्लास में तो लिखाया था। एनर्जी E इक्वल टू क्या होता है? H या न्यू। न्यू होते हैं फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति होती है ना, क्या हम इसको लिख सकते हैं H C बटा लैम्डा। तो लैम्डा अगर ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो हमें क्या होगा? एक तो एनर्जी सेम एनर्जी की लाइट मिलेगी और दूसरी से कम एनर्जी की लाइट मिलेगी। जैसे लाइट इंसिडेंस हुई, यहाँ पे जितनी एनर्जी की लाइट आई ना, जो स्कैटर्ड होकर लाइट मिल रही है, उसमें कुछ तो पार्ट होगा उसका सेम एनर्जी का और कुछ पार्ट होगा उससे कम एनर्जी की होगी, क्योंकि जब लाइट स्कैटर्ड हुई तो उसकी एनर्जी क्या होती है? घट जाती है, कम हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा? लैम्डा बढ़ जाएगा, जो वेवलेंथ होगी बढ़ जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। तो चलो तुम इतना याद मत रखना, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है इतना ज्यादा, तो ये मतलब कि इसके एग्जाम्पल याद रख लेना ऐसे। पहला हो गया टिंडल प्रभाव, दूसरा हो गया कॉम्पटन प्रभाव, तीसरा लिख लो रमन प्रभाव। रमन प्रभाव, रमन प्रभाव, रमन प्रभाव सीवी रमन थे ने इसकी खोज करी थी, सीवी रमन ने। ये तो लिख लो, ये तो कीजिए, सीवी रमन ने इसकी खोज करी थी, जिसकी याद में हम मनाते हैं विज्ञान दिवस मनाते हैं, साइंस डे 28 फरवरी को। 28 फरवरी को मनाते हैं ना, 28 फरवरी होता है ना, 28 फरवरी साइंस डे कब होता है? 28 फरवरी होता है। अट्ठाईस फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं ना, 28 फरवरी होता है ना। हाँ, 28 फरवरी को हम जो विज्ञान दिवस मनाते हैं वो किसकी याद में मनाते हैं? सीवी रमन के लिए। उन्होंने किसकी खोज की थी?
रमन प्रभाव के। चौथा एग्जाम्पल लिख लो इसका, रेले का नियम। रेले का नियम ये भी रमन प्रभाव से रिलेटेड है। रेले का नियम, रेले, केले नहीं रेले। पेट में चूहे दौड़ने लगे क्या अभी, केले की याद आ रही है। तो परिकिरण में स्कैटरिंग के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? पहला टिंडल प्रभाव, दूसरा हो गया कॉम्पटन प्रभाव, तीसरा हो गया रमन प्रभाव, चौथा हो गया रेले का नियम। अगर इनमें से कोई एग्जाम्पल देके पूछे कि ये किससे रिलेटेड है तो स्कैटरिंग से रिलेटेड है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल और लिख लो, दो चार। ये तो हो गए प्रभाव, कौन कौन से प्रभाव स्कैटरिंग से रिलेटेड है। अब इसके एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल ये तो हो गए, ये इससे रिलेटेड है, मतलब ये तो प्रभाव पूछ रहे हैं ना, इससे इफेक्ट पूछे तो। अब है खतरे का निशान, इसके एग्जाम्पल है खतरे का निशान। लाल होता है ना, खतरे का निशान लाल होता है, वो किसका एग्जाम्पल है? स्कैटरिंग का। लाल ही क्यों होता है? खून से क्या रिलेटेड है? खून लाल है तो खतरे का निशान लाल क्यों है? जो बत्ती देखी है ना तुमने रेड लाइट में, वो रेड ही तो होता है ना, खतरे का निशान ही है। जब ग्रीन होता है तो सिग्नल मिल जाता है, तुम जा सकते हो। रेड है तो तुम्हें स्टॉप होना है, वहां पे खतरे का निशान है। तो रेड ही क्यों रखते हैं खतरे का निशान? क्योंकि उसकी स्कैटरिंग कम होती है। जो स्कैटरिंग होती है ना, प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा की पावर 4। जो तरंग दैर्ध्य होता है उसकी पावर 4 के प्रोपोर्शनल, एंड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग उतनी कम होगी। तो जो रेड लाइट होती है ना, वो देखा था ना हमने पिछली बार, जो व्हाइट लाइट होती है उसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं ना। तो जो रेड लाइट होती है, रेड कलर भी होता है लास्ट में, की ओर से होते हैं VIP, GYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जैसे इधर जाते हैं तो क्या होता है? वेवलेंथ बढ़ती जाती है। तो रेड की क्या होती है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसकी स्कैटरिंग कम होगी। अगर जैसे कोई चीज स्कैटर्ड हो रही है, अगर तुमने मान लो कि यहाँ पे वॉयलेट कलर रख दिया, इस टाइप का होता है ना वॉयलेट, अगर वॉयलेट कलर रख दिया तो क्या होगा? उसकी स्कैटरिंग हो जाएगी, तुम्हें दूर से दिखेगा ही नहीं वो कलर। लेकिन रेड लाइट के, और जो रेड कलर होता है उसकी स्कैटरिंग कम होती है, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो होगा हमें दूर से दिख जाएगा रेड कलर। तो इसलिए खतरे का निशान क्या होता है? रेड। तो ये किसका एग्जाम्पल है? परिकिरण का। अब आकाश का नीला दिखाई देना, ये भी किसकी वजह से होता है? आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना किसका एग्जाम्पल है? स्कैटरिंग का, परिकिरण की वजह से। आसमान नीला क्यों दिखता है? और सूर्य जो सूर्यास्त के टाइम रेड दिखाई देता है ना, तो किसका कारण है? इसी का है, स्कैटरिंग का। क्या होता है जब आसमान दिन के टाइम में क्या होता है? आसमान हमें मतलब नीला दिखता है, तो जो सनलाइट और सन होता है ना, वो अपने हेड के ऊपर होता है। तो जैसे लाइट आएगी, जो उसमें अलग अलग कलर्स आते हैं ना, जो ब्लू कलर है वो ज्यादा स्कैटर्ड होता है, वेवलेंथ कम होती है ब्लू की, तो ज्यादा स्कैटर्ड होता है। तो अपनी आंखों के सामने कौन सा कलर आता है? स्कैटर्ड होके ब्लू कलर आता है। तो इसकी वजह से हमें आसमान ब्लू दिखाई देता है। लेकिन जब सूर्योदय या सूर्यास्त के टाइम होता है ना, सनसेट के टाइम या सनराइज के टाइम, सूरज अपनी मतलब इक्वेटर पे होता है ऐसे। अभी तो क्या है, ये पृथ्वी है ऐसे। जब सूरज है ना, मतलब जो सन है अपने हेड के ऊपर होता है ना, तो आपको क्या होता है? इसमें अलग अलग लाइट आ रही है, 7 कलर की लाइट आ रही है। तो जो ब्लू कलर है ना, वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होगा। दूरी कम है यहाँ पे, तो ब्लू कलर अपनी आंखों पे आ जाएगा, यहाँ पे आ ही जाए जैसे ना।
तो अपनी आंखों पे ये कलर दिखाई देगा, तो उसकी वजह से हमें ब्लू कलर का दिखता है। लेकिन जो सनसेट होता है या सनराइज होता है तो उस टाइम क्या होता है, सन की पोजीशन यहाँ पे होती है इक्वेटर पे, सन यहाँ पे होगा। तो अब ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी, अब जैसे अपनी आंख यहाँ पे है ना, तो ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो क्या होगा, इसमें अलग अलग कलर आएंगे, सारे कलर क्या होंगे, पहले स्कैटर्ड हो जाएंगे। और जो अपनी आंख पे जो कलर आएगा ना वो रेड कलर ही होगा। मतलब ऐसे मान लो कि पहले जब दोपहर के टाइम सन यहाँ पे है, यहाँ पे एकदम पास में है, तो जो कलर है ना स्कैटर्ड हो रहे हैं, तो ये विब्ग्योर कलर, तो ब्लू कलर स्कैटर्ड, जैसे ये वाला कलर स्कैटर्ड थोड़ी सी दूरी पे स्कैटर्ड हो गया, बिखर गया है, तो वाला इंडिगो भी थोड़ी सी दूरी पे बिखर गया। और जो ब्लू कलर है ना, यहाँ तक आते आते ब्लू कलर स्कैटर्ड हो रहा है। अब तुम्हारे सामने जैसे तुम यहाँ पे खड़े हो तो ब्लू ब्लू कलर ऐसे फैला देंगे तो क्या होगा, तुम्हें ब्लू कलर दिखाई देगा, और कलर तो स्कैटर्ड हुए नहीं, वो तो सीधे निकल गए ऐसे, है ना। अब जब सूर्यास्त के समय क्या होता है, लाइट मतलब जो सनलाइट होती है ना वो दूर होता है, वहां पे है जैसे, तो क्या हो रहा है, पहले ये वॉयलेट कलर स्कैटर्ड हो गया, इतनी दूरी पे हो गया। अब इंडिगो कलर होगा, थोड़ा ब्लू कलर होगा, और अपने लास्ट में जाते जाते रेड कलर बचेगा ओनली। सारे कलर पहले से स्कैटर्ड हो गए, हमें दिखेंगे नहीं, ओनली रेड कलर अब अपनी आंखों के पास में जाके स्कैटर्ड होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें रेड दिखाई देता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम बादलों का रेड दिखाई देना क्या, किसका एग्जाम्पल हो गया, परकिरण का। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देना, काला दिखाई देना, ये भी किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग की वजह से। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, स्कैटरिंग के, परकिरण के एग्जाम्पल है। तो स्कैटरिंग वाला टॉपिक छोटा सा ही था, इसमें ये वाले एग्जाम्पल है, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हें एग्जाम्पल दे देंगे कि इनमें से कौन सा स्कैटरिंग से रिलेटेड है, और ये जो प्रभाव दे रखे है ना वो दे देंगे कि कौन सा प्रभाव इससे रिलेटेड है। तो परकिरण में कौन कौन से प्रभाव आ गए, बताओ, परकिरण में स्कैटरिंग में कौन कौन से प्रभाव है, रेलिगन 4 है, टिंडल प्रभाव है, रमन प्रभाव है, कोमटन प्रभाव है, और रेले का नियम। ये 4 किससे रिलेटेड है, स्कैटरिंग से। और आसमान का नीला दिखाई देना, सूर्यास्त के टाइम आसमान का लाल दिखाई देना, अंतरिक्ष यात्री को आसमान का काले दिखाई देना, खतरे का निशान लाल, तो पता चल गया ना खतरे का निशान लाल क्यों होता है। ये सारे स्कैटरिंग के एग्जाम्पल है। तो अपना जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे हम दर्पण, मिरर पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसमें। तो ये लास्ट, ये इसके बाद में एक ही टॉपिक है मिरर मतलब कि उसके प्रकार हो जाएंगे अलग अलग, कैसे इमेज बनती है, उसके बाद में फिजिक्स वाले सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये 2 ही टॉपिक है इसमें, इतने तो है। एक तो मतलब ये अपवर्तन हो, परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, नहीं इसके अलावा एक और बचा है अभी हमें मिरर पढ़ने से पहले, एक है वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन वाला और बचा है जिसमें इंद्रधनुष बनता है ना, वो वाला टॉपिक और बचा है। उसके बाद में दर्पण वाला है बस, कि इमेज कैसे बनती है, किस तरीके से बनेगी। उसके बाद में ये फिजिक्स के सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, अगर बचेगा तो एक टॉपिक और होगा उसमें। तो हम 3 क्लास में कर लेंगे मैक्सिमम इसको। उसके बाद में बायो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत बचा है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कोई डाउट है? ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप कर दें। चाय पीते हैं, अब चाय का मजा लो।